संगम कोचिंग परानपुर। आप सभी का हमारे चैनल संगम कोचिंग परानपुर में आज स्टार्ट होने जा रही है दूसरी क्लास कक्षा 10 की, जो कि हम द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रखे हैं। आज उसका दूसरा वाला पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला पार्ट हम पढ़ाएंगे। कल जो है क्लास मिस हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कल कुछ इमरजेंसी काम पड़ गए जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला पार्ट। पहला पार्ट हमने पहले से कर रखा है, प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहले पार्ट में हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, 3 क्वेश्चन 4.2 का, ठीक है। अभी हम 4.2 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन बताएंगे आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम क्लास 10th की पढ़ने जा रहे हैं। आप बुक खोल करके देखेंगे, उसमें लिखा होगा 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्रमागत धन पूर्णांक कहते किसको हैं। धन पूर्णांक का मतलब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, प्लस में कोई भी संख्या हो, और पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 0 भी पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो धन पूर्णांक इसको कहते हैं जो कि सिर्फ प्लस में हो। और इसने बोला है कि क्रमागत का मतलब लगातार, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 5 नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्रमागत का मतलब ये हुआ। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 आता है, इसका मतलब क्या है, 2 ले रहे हैं तो उसमें 1 जुट जा रहा है, मतलब 1 को जोड़ देना ही क्रमागत कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर पहली संख्या आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या आपको माननी पड़ेगी x+1, क्योंकि 1 इसमें क्या हो जाता है, जुट जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम बोल दिए थे। तो इसमें लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, जो चीज़ पूछता है उसी चीज़ को हम मानते हैं। इसमें क्रमागत धन पूर्णांक कहा तो माना पहला पूर्णांक इज इक्वल टू x। नॉर्मली सभी लोग x ही मानते हैं, आप भी x ही मानिए, हम भी x ही मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो दूसरा पूर्णांक, तो आप जानिए कभी भी पूर्णांक लेना हो, क्रमागत कहा हो तो 1 जोड़ देते हैं। यहीं पे एक चीज़ और बता दें, कभी कभी सम कह देता है या विषम कह देता है, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, यदि सम और विषम कहे तो +2 करते हैं, बाकी यही रहेगा। x है तो x+2 ले लेंगे, ठीक है ना। सम और विषम कहे तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सम संख्या लेने के लिए 2 ऐड करना पड़ता है। जैसे कि कोई सम संख्या 4 है, उसके बाद की सम संख्या अगर लेनी हो हमें तो 6 लेंगे, 5 को नहीं ले सकते, इस वजह से 2 जोड़ना पड़ता है। और क्रमागत कहेगा तो 1 जोड़ते हैं। अच्छा, इसने और क्या कहा था, अब इसने कहा था कि ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग बोला है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार उसने बोला कि इनके वर्गों का योग, यानी कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों के वर्गों का योग यानी कि जोड़। तो चलिए देखिए, वर्गों का योग, तो पहले वाले का वर्ग, पहला वाला x था, इसका वर्ग, दूसरा वाला x+1 इसका वर्ग, ब्रैकेट इसलिए डाला कि 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। इनका योग यानी कि प्लस, ओके, किसके बराबर था, ये बराबर था 365 के, 365 के। अब इसको जो है हम ब्रेक कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट इसका a+b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, +2a भी होता है, इसको इधर बुला लो, 365 इज इक्वल टू, इधर 0 बचा, x स्क्वायर हमारा हो जाता है 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2x माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ जुटने घटने लायक है तो जोड़ेंगे घटाएंगे। इस 2x को हम पहले लिख ले रहे हैं, 1 में से 365 को हम घटा सकते हैं, तो 364 आ जाएगा हमारा। 2 सब में कॉमन हो रहा है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x माइनस 2 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि ये 2 × में आ गया, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 2 × में है तो ये बट्टा में जाता है इसके, और 0 में किसी भी चीज़ का अगर भाग देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। कुल मिला के ये 2 जो है उधर जाएगा तो डिलीट हो जाएगा और 0 बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से x² प्लस x माइनस 182। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण, इसको आप भी हल कर सकते हैं, ठीक है। 182 का अगर हमको क्या लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लाना है। 182 का खंड करें, 2 9 18, 7 से 13 बार में
और 13 से एक बार में, तो 2 साते 14 आता है ये वाला, और ये वाला 13। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 जरूर आ जाएगा। तो हमारा खंड बनता है 14 माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर इसको तोड़े पिछले रूल्स के अनुसार तो 14x हो जाएगा, ये माइनस में 13x हो जाएगा, माइनस में 182 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट बन गए। अब इसको जो है हम कॉमन ले करके और अलग अलग कर लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में x कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, यहीं पे ले लेते हैं एक लाइन, तो x प्लस 14 और माइनस 13 इसमें कॉमन है क्योंकि 13 से ये कटेगा। माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 14 बार जाना चाहिए। चिन्ह बदल गया, माइनस है तो प्लस बन गया क्योंकि माइनस लिया गया, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो है x प्लस 14, x प्लस 14, और जो बचा x माइनस 13 इसको हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक थे। हाँ, मैंने रूल बताया था कि एक बार इसको 0 लेंगे आप और एक बार दूसरे वाले को 0 लेंगे। अगर इसको 0 लेते हैं तो 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 देगा। अगर इसको 0 लेते हैं तो 13 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है, कि इसने कहा था धनात्मक पूर्णांक, तो सिर्फ हम धनात्मक पूर्णांक ही ले सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक इसमें सिर्फ हमको ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम अग्राह्य मान लेंगे। जो चीज़ हमारे लायक नहीं है उसको हम अग्राह्य कहते हैं, तो ये हुआ अग्राह्य है। अगर ऋणात्मक कहता है तो इसको भी हम ले सकते थे। अब हमारा ओरिजिनल आंसर हुआ x इज इक्वल टू 13, लेकिन यहाँ पे 2 पूर्णांकों की बात किया था, यहाँ पे तो सिर्फ हमारा एक ही पूर्णांक आया ना, x की वैल्यू, x पहले पूर्णांक को हम कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा पूर्णांक हमारा है x प्लस 1, तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक वो था हमारा x प्लस 1, तो x के स्थान पे हम रखने वाले हैं 13 और प्लस में 1, जो कि 13 और 1 14। तो पहला पूर्णांक हमारा 13 होगा और दूसरा पूर्णांक 14 होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्रमागत धन पूर्णांक कहा था, कभी कभी सम धन पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक भी कहता है, तो आप 2 जोड़ करके, ये जो 1 जोड़ रहे हैं यहाँ पे आप 2 जोड़ करके हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन जो है। तो इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर में, आप देखेंगे अपनी बुक पे, और वैसे तो हम पढ़ेंगे ही, लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इज इक्वल टू, इसने बोला है ऊंचाई कि एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ऐसा बोला है कि इसके आधार से 7 सेमी कम है। जो चीज़ पूछा है उसी को हम मानते हैं। आधार को सबसे पहले आप मान लीजिए, आधार को हमने मान लिया x सेमी में दिया है तो सेमी में मानिए, मीटर में दिया है तो मीटर में मानिए। इसने बोला कि इसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम का मतलब माइनस। और कुछ बोला, इसने बोला कि यदि कर्ण ऐसे होता है, कर्ण को बोला है कि यदि कर्ण 13 सेमी का हो, कर्ण को सीधा बोल रहा है 13 सेमी का हो, तो अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्षेत्रफल तो दिया नहीं है त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम नहीं लगा सकते, लेकिन 2 चीज़ हम देख रहे हैं, एक कर्ण देख रहे हैं, एक आधार देख रहे हैं, ये ऊंचाई देख रहे हैं, तो ऊंचाई को हम लंब मान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़े थे कक्षा 9 में, उसमें लिखा हुआ था ये ऐसा कुछ फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब सारी जो वैल्यू हमको पता है उस चीज़ को इसमें रिप्लेस हम करते हैं। रिप्लेस करने के बाद x का वैल्यू आएगा और x की वैल्यू को इसी में हम प्लेस कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो देखते हैं, कर्ण के जगह पे हमने 13 रख दिया, लंब के जगह पे, लंब ऊंचाई को कह रहे हैं यहाँ पे, तो लंब हमारा है x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस आधार देख ही रहे हो x लिख रखा है, 13 का वर्ग 169 होता है, आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं है तो याद करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर कक्षा 7 में पढ़े थे, वो फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। कहीं भी ना समझ में आए तो दोबारा से पूछिएगा। अच्छा, इस चीज़ को हम उधर लेके जाएंगे, इधर 0 बचेगा, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ करके क्या हो जाएगा भाई,
2x²। इसको लिख रहे हैं 2 7 14, 7 का वर्ग क्या होता है 49 49। ये उधर जाएगा प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में जाएगा 169 इज इक्वल टू इधर से 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि 2x² ये पहले घटा लेते हैं। तो घटने के बाद ये लगभग 120 आना चाहिए, 120। ओके, अब देखो टू अगर कुछ कॉमन हो रहा है सब में तो कॉमन ले लो। 2 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है सब में। डायरेक्ट भी हल करोगे तो बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें 2 कॉमन कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 7 14, 2 6 12। जैसे पिछले सवाल में 2 को उधर भेज के 0 किया था, इसको भी 0 कर लेते हैं। 60 का ऐसा खंड करो कि 7 आ जाए, वो भी क्या करने पे घटाने पे, माइनस की वजह से घटाने पे, प्लस रहेगा तो जोड़ने पे। 12 5 60 और 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यानी कि 12 - 5 हमको लिखना होगा यहाँ पे। x तो रहेगा ही, माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। माइनस का जब भी गुणा करते हैं ध्यान रखते हैं, माइनस का हम गुणा कर रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। बस एक छोटी सी बात याद रखिए, अंदर का चिन्ह बदलेगा। जो भी हो, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। 4 पार्ट बन गए हैं। इधर का हम मिटाएंगे, पिछले सवाल का है ये। अभी देखो 4 पार्ट बन गए हैं, तो इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है। बार बार सवाल को हल करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ता है और जो है जल्दी जल्दी हम करने भी लगते हैं, आदत बन जाती है। 5 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 से अगर 60 में भाग देते हो तो 12 आता है। दोनों ब्रैकेट में इक्वल इक्वल चीज़ आ रही है, सेम सेम चीज़। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला है उसको पहले लिख लो, और जो बचा बाहर x + 5 इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है। एक बार x - 12 इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, एक बार x + 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये देगा हमको x इज इक्वल टू 12 देगा, ये देगा हमको x इज इक्वल टू -5। -5 वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये सब लंबाइयाँ हैं, दूरियाँ हैं, दूरियाँ ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो यह अग्राह्य मानेंगे हम, अग्राह्य है। तो ओरिजिनल हमारा ये है, ये x है। x क्या चीज़ है भाई, आधार है। तो आधार की वैल्यू हो गई हमारी 12 सेमी। इसके बाद 2 भुजाओं को पूछा था, कर्ण तो दे दिया था, ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी x - 7। 7 कम थी तो x की जगह पे हम रखेंगे 12। 12 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा भाई 5 सेमी। तो ये होगा, ये दोनों हमारे फाइनल आंसर है, ये और ये। ठीक है, तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन इसमें का। ठीक है, अभी चलते हैं 6वें क्वेश्चन में। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बता दीजिए। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन हम बना देते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। अभी हम इसको मिटाते हैं। 6 नंबर। सारे सवाल को पूरी तरह से हल करने पे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, आपको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस आप भी हल करो। तो 6 नंबर के लिए हम आपको बना देते हैं इक्वेशन और हल आप खुद करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। लास्ट में पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। कोई नहीं, तो नग की निर्माण लागत लिखेंगे प्रत्येक, माना प्रत्येक नग की निर्माण लागत इक्वल टू x रुपया। ओके, x रुपया। तो अब इसने कहा कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, सॉरी गलत मान लिए हैं, बर्तनों की संख्या को हमको मानना चाहिए, नहीं तो इस तरह से ज़्यादा ही कठिन हो जाएगा। तो मान लेते हैं माना बर्तनों की संख्या बराबर x रुपया, नहीं बस x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा, x मान लिए। अब उसने कहा कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब लिखेंगे नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत
इज इक्वल टू, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करो आप। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन x हैं, संख्या के 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2 का गुणा से 3 अधिक था, अधिक का मतलब प्लस, यानी कि कुल मिला के 2x + 3। ओके, ये निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि एक नग में इतना रुपया लग रहा है उसका। अच्छा, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी, कुल निर्माण लागत जो है 90 थी। भाई देखो, एक नग का इतना रुपया लग रहा है और कुल नग इतनी, सपोज करो 5 नग हैं और 2 रुपये के हिसाब से अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 बता दोगे। यहाँ पर x नग है और इतने रुपए के हिसाब से चल रहे हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि टोटल कितना खर्च आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों का हम गुणा करने वाले हैं। प्रश्नानुसार अब दोनों का हम गुणा करेंगे, तो x वो था और गुणे 2x + 3 ब्रैकेट ले रहे हैं क्योंकि 2 चीज़ें हैं। तो इसने लागत 90 बोला था शायद, 90, ये नीचे का हम मिटाते हैं 90, इसका x का मल्टीप्लाई करो तो 2x² मिलेगा आपको, x का x मल्टीप्लाई 3x, 90 को इधर बुला लो माइनस में, 90 = 0। आगे कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसका खंड करते हैं, आगे अगर संख्या है तो दोनों का गुणा करके खंड करते हैं। 90 दूना 180 होता है, 180 का आप खंड करके और आपको 3 लाना है। हमने बोला समीकरण लगा करके छोड़ते हैं, आप हल कर लेंगे। प्लस वाला होगा वही लेंगे, माइनस वाला अगर कोई आता है तो उसको अग्राह्य मान लेंगे इसमें। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये छठा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप जरूर हल करें, नहीं आए तो दोबारा से हमसे पूछिएगा, इसका जवाब हम दोबारा से देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4.3 पे। और इससे पहले एक बात बता दें, हम कह रखे थे कि 1 घंटे की क्लास चलाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम व्यस्तता के कारण 1 घंटे की क्लास नहीं चला करके हम आधे घंटे की ही क्लास चलाएंगे। हालांकि आधे घंटे की क्लास भी आपके लिए कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे की जो क्लास चलती थी उसमें हम सवाल लगाते थे, उसके बाद आप आधे टाइम तक उतारते रह जाते थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ करता था। अभी इसमें क्या है कि लगातार हम बताते जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी और क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आगे का चैप्टर हमारा है 4.3 और इसमें जो है द्विघात समीकरणों के मूलों, पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाई देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन परीक्षा में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो बनाने के लिए तो हम एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे। हमने पहले ही बताया द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 रूल होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक श्रीधराचार्य जो सूत्र विधि होती है। ठीक है, तो तीनों ही रूल्स हम बताएंगे। अभी जैसे जैसे चैप्टर चलता जा रहा है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। तो अभी आधे घंटे पूरे नहीं हुए हैं, तो हम जो है आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। हमें लगता है कि आप तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन ही पूछना चाहेंगे, तो वही डायरेक्ट हम बताते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.3। देखो भाई, बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि इसी बिल्कुल जो बता रहे हो वही क्वेश्चन ही उठा के दे, लेकिन इसी के बेस पे कोई भी क्वेश्चंस उठा सकता है। 4.3 का पहले वाले का हम तीसरा वाला क्वेश्चन बताएंगे। पहला दूसरा चौथा आप खुद लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो दोबारा से पूछेंगे। इसमें लिखा हुआ है 4x² + 4√3x और प्लस में 3। भाई आपके लिए नया है, बिल्कुल नया है, इसलिए जो है आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि इसको पहले हम प्राप्त कर लें कि ये पूर्ण वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे तो ये पूर्ण वर्ग पूरी तरह से हो भी रहा है, 4 है तो 4 2 का वर्ग होता है, लेकिन एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे जो सारे सवाल में काम करे आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, आगे जो भी संख्या दिखाई दे उसको कॉमन लीजिए, और एक में ही सब में कॉमन लीजिए। ठीक है, अगर कॉमन हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा, हम बताएंगे आपको। जैसे कि हमने 4 इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो x² बचा, अच्छी बात है। 4 इसमें भी कॉमन हो ही गया, तो बचा हमारे पास √3x। एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार में वीडियो देख लेना। अच्छा, प्लस यहाँ पे कॉमन नहीं था 4। जब भी कॉमन नहीं होता है, अब आप धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में बढ़ रहे हैं
कॉमन ज़बरदस्ती लेना भी सीखिए। हालांकि ज़बरदस्ती होता नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कॉमन नहीं है तो 3 को वैसे ही रहने दीजिए। ये 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये 4 बट्टा में आ जाएगा। ये बिल्कुल सही होता है, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। जब जिस चीज़ में कॉमन, मान लो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा था तो 4 हमने ले लिया, अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो यहाँ पे भी बट्टा में हम 4 ले लेते। इतना कर लो। करने के बाद यहाँ पे 0 लिख लो। पीछे वाले सवाल में रूल बताए थे कि आगे जो भी चीज़ें उधर जाएगी 0 के पास तो 0 बन जाएगी, तो इसको हम उधर भेज के 0 बना लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पे आपको x² बना लेना है। बन गया है। साथ ही में एक चीज़ और बता दें, जैसे 4 है, अगर हम पूछें आपसे कि ये कितने का वर्ग है तो आप कहोगे 2 का वर्ग है। 9 पूछेंगे तो आप 3 का वर्ग है। 49 पूछेंगे तो आप बताओगे कि 7 का वर्ग है। लेकिन हम पूछ दें कि आप बता दो कि 3 किसका वर्ग है, तो नहीं बता सकते हो। तो देखो इसके लिए क्या होता है, इसको भी आप बोल सकते हो कि ये किसका वर्ग है। ये किसका वर्ग है, करनी में 3 का वर्ग है। किसी चीज़ का वर्ग यदि आपको नहीं पता है कि वो किसका वर्ग है तो उसको करनी में डाल करके और बोल सकते हो आप कि वो उसका वर्ग है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे x, हाँ अब तरीका देखिएगा। इसको हम वर्ग बनाते हैं। ये किसका वर्ग है, तो ये x का ही वर्ग है। ठीक, प्लस बीच में क्या होता है कि अपने इच्छा से 2 लेते हैं, कोई और संख्या नहीं लेंगे, 2 लेंगे। ध्यान से समझना, किसी भी क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने वाले में अपने से 2 लेंगे। ठीक, 2 लेने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दिखाई दे रही है, ब्रैकेट के अंदर, बाहर नहीं, अंदर क्या है, x है। इस x को आप ले लेंगे। लेने के बाद रफ पर, अलग से रफ पर एक काम करने वाले हैं आप, इसका दूसरा वाला स्टेप लिख लेंगे, बटा लिख लेंगे। अब इसका दूसरा वाला स्टेप, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, 2x लिख लेंगे। ठीक है, x से x जो है कट जाएगा। जो चीज़ बचा है वो चीज़ देखो यहाँ पे √ में 3/2 इंटू करके इस चीज़ को लिखना है। एक बार फिर से समझना, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका दूसरा स्टेप को लिख लिया। होता थोड़ा सा कठिन लगेगा पहली बार आपको, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है हमारे हिसाब से। दूसरे स्टेप को लिख लेंगे, इसके दूसरे स्टेप को नीचे लिख लेंगे। ये नहीं था अभी, ठीक है ना, ये था जो कट पिट के आ गया बट्टा में। कभी कभी बट्टा में नहीं भी आता है, अगर बट्टा में नहीं आता है तो बट्टा और अच्छी बात है, बट्टा में आता है, जैसे यहाँ पे बट्टा में आ गया तो बट्टा में हम लिख लिए √3/2। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस। ठीक है, कुछ भी लिखें, मतलब कुछ भी रहे यहाँ पे, प्लस माइनस कुछ भी रहे, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है। लिखने के बाद ये जो चीज़ आया था अभी अभी यहाँ पे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लिखते हैं अपनी इच्छा से। मान में कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये बात मत सोचना कि अपने से सब कुछ किया जा रहा है। ये रूल है, हर सवाल में ऐसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये चीज़ अपने से हम ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो इसको जो है गणित कहती है कि अगर जोड़ रहे हो ज़बरदस्ती कुछ तो उतना घटा भी दो। तो इतना हमने जोड़ा तो इतने को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं, ताकि मान में कोई डिफरेंट न पड़े। और एक्स्ट्रा क्या चीज़ बची है सवाल में, ये 3/4 बचा है, तो प्लस में 3/4 था तो प्लस में हम लिखेंगे। एक बार फिर से ये वाला स्टेप समझ लेना। हमने क्या किया, इसके दूसरे स्टेप को ऊपर रखा, इसके दूसरे वाले को नीचे रखा। कटने के बाद इतना चीज़ आया था, बताया हमने। अच्छा ये चीज़ आएगा तो इस चीज़ का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में। प्लस में याद रखना, पहली बार प्लस में, दूसरी बार जो चीज़ यहाँ पे आया है वही चीज़ माइनस में, और लास्ट में जो बचा है वो वाला बराबर में 0। इसके बाद आप पढ़े थे ये वाला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, अरे सॉरी कक्षा 7 में, 2ab + b²। इसमें b² पहले भी लिख देते हैं, 2ab बाद में भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें बन जाती है, दोनों इक्वल होता है, सूत्र कहता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 चीज़ें, ये तीनों को अगर ले लिया जाए तो इस सूत्र से मेल खाते हैं। कैसे, पहले का वर्ग देख रहे हो, लास्ट वाले का वर्ग, √3/2 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2ab होता है, तो 2a वाला कौन पार्ट था, x वाला, और b वाला कौन पार्ट था, 3/2 वाला। तो कुल मिला के हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये 3 पार्ट हैं तो यहाँ 2 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये तीनों पार्ट मिल करके यहाँ पे 2 पार्ट बन जाएंगे, और ये हम उतारने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे, a होता है, a था तो यहाँ x था तो हम x लिखेंगे, प्लस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो हम भी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, b लास्ट में था तो b लिखा, लास्ट में √3/2 था तो √3/2 लिखेंगे, ब्रैकेट था ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे। ये तीनों की वैल्यू ये हो गई।
अब इसको हम लिखने वाले हैं, तो इसको जो है ब्रैकेट तोड़ करके लिखेंगे। अंडर रूट का कभी भी वर्ग होता है तो करनी समाप्त हो जाती है, 2 करनी में नहीं है, इसका वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस 3/4 को उतार लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे दूसरी चीज़ आएगी, एलसीएम लेके आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक चीज़ है, एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अभी हमारे पास जो चीज़ बचा है उसको हम लिखेंगे, x प्लस अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, ऐसे लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, 2 बार इसी को लिख लेते हैं। अब क्या है, जैसे पिछला वाला सवाल में हम बता रहे थे कि एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। दोनों का आंसर एक ही आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी जो पिछले चैप्टर में हमने सवाल बताया उसमें माइनस आ रहा था तो हम बोल दे रहे थे कि अग्राह्य है, इसलिए बोल रहे थे कि उसमें कुछ कंडीशंस थी जो कि सिर्फ प्लस में ही आंसर आने चाहिए थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, इसमें कहा है कि सिर्फ हल करके आप रख दीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा वाला, पहले का तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। कल जो है एक और क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज के लिए हम इतने पर ही विदा लेते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल संगम कोचिंग परानपुर। नमस्कार, धन्यवाद।